नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पृथ्वी की गतियां। यानी कि आप जानते हो कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी में भी आपको गति पाई जाती है। अब गति में जैसे एक होता है कि हम लोग सामने सामने से चल रहे हैं या फिर हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं, तो भाई गति का भी एक पैटर्न होता है कि आखिर हम किस तरीके से गति कर रहे हैं। उसी तरह ठीक पृथ्वी भी क्या होता है, तो पृथ्वी भी उसके भी गति करने का एक पैटर्न होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो पृथ्वी पर जो गतियां हैं मुख्य रूप से हमें दो ही प्रकार की गति पढ़नी है। एक हमें घूर्णन गति पढ़नी है और एक हमें परिक्रमण गति पढ़नी है। घूर्णन गति को हम परिभ्रमण गति भी कहते हैं, रोटेशन कहा जाता है, परिभ्रमण गति भी हम कहते हैं। और परिक्रमण गति, ये दो तरह के गति को आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे और इनके प्रभाव को देखेंगे। भाई इनका भी एक प्रभाव होता है, घूर्णन गति का भी एक इम्पैक्ट होता है, परिभ्रमण गति का भी एक और परिक्रमण गति का भी एक इम्पैक्ट होता है। कई बार अपने एक सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि मैम जब अगर पृथ्वी गति ही करती है तो हमें महसूस क्यों नहीं होता? जब हम जो है गाड़ी से चलते हैं और ट्रेन से चलते हैं तो महसूस होता है, लेकिन जब पृथ्वी घूर्णन करती है या परिक्रमण करती है तो हमें क्यों नहीं महसूस होता है? इसके पीछे का कारण क्या है? तो आपने जब महसूस किया होगा कि जब ट्रेन चलती है या बस चलती है तो वो कभी रुकती है चलती है, रुकती है चलती है, उसके पास निरंतरता नहीं है। लेकिन पृथ्वी एक निश्चित गति से, एक फिक्स उसकी स्पीड है और एक निश्चित गति के साथ साथ लगातार निरंतर रूप से हमें चलती है। तो सीधे सबसे पहला आइए हम लोग इस पर बात तो करेंगे ही करेंगे। ये पृथ्वी की गति है, तमाम तरह के ये आप फिगर देख सकते हो। हालांकि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे और वो क्या है? पृथ्वी की गतियां। और पृथ्वी की गतियां जो है और इसी पर हम लोग पूरा का पूरा है ना एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये हमारे आप लिखोगे कि जो पृथ्वी की गति का आभास न होने का कारण आभास न होने का कारण पृथ्वी की गति की निरंतरता है। पृथ्वी की है ना गति की निरंतरता है, मतलब ये निरंतर लगी रहती है ना। तो पृथ्वी का होने का कारण पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण गति की निरंतरता है, निरंतरता है मतलब निरंतर है। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब लगातार निश्चित स्पीड से ट्रेन चलती है तो हमें एक महसूस नहीं होता, लेकिन अचानक से ये रुकती है, चलती है, तो इस तरीके से ये चीजें महसूस होती है। लेकिन पृथ्वी क्या है? एक निश्चित गति से लगातार अपने उस पर घूम रही है। अगर मैं घूमने को आपको दिखाऊं तो सबसे पहले सारे ग्रह कुछ इस तरीके से घूम रहे हैं, सारे ग्रह कुछ इस तरीके से घूम रहे हैं, जिनमें नीले रंग की हमारी ये पृथ्वी है और पृथ्वी भी देखो किस तरह से सूर्य के, तो जितने भी ग्रह हैं सूर्य के है ना इर्द गिर्द एक दीर्घवृत्ताकार जो है परिपथ पर। अब आप कभी कभी स्टेटमेंट में ऐसे सवाल आ जाते हैं कि क्या ये अपना परिपथ छोड़ के इधर उधर आ जाते हैं? क्या लगता है? तो ये देखो आप, तो इस तरीके से ये अपने निश्चित परिपथ पे ये पृथ्वी के, तो जो पृथ्वी जो है ये जो ऐसे ऐसे इसके चक्कर लगा रही है, यही गति क्या कहलाता है? परिक्रमण गति कहलाता है, दीर्घवृत्ताकार में। तो पहले गति तो सोचिए, पृथ्वी की दो ही गति है, एक अपने अक्ष पर घूमती है
और एक सूर्य के अपने एक निश्चित परिपथ पे सूर्य के चक्कर लगाती है। और यही पृथ्वी की गतियां हैं और दो ही गति पढ़नी है और इन दो गति का प्रभाव पढ़ना है कि आखिर हमारे पृथ्वी पर हमें क्या प्रभाव दिखता है इन दोनों गतियों से। ठीक है, अब एक ये देखिए, अब ये देखो पृथ्वी क्या है, किस तरीके से आप खुद देखो, अपने अक्ष पर भी लगातार क्या हो रही है, पृथ्वी घूम रही है। अपने अक्ष पर लगातार देखिए किस तरीके से घूम रही है। तो ऐसा नहीं कि पृथ्वी एक शांत है और वो सूर्य के चक्कर लगा रही है, नहीं, ये अपने परिपथ पे आपका क्या हो रही है, ये घूम रही है ना, घूम रही। इसी को हम रोटेशन कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना, इसी को हम रोटेशन कहते हैं। तो ये आप खुद देखो, ये खुद देखो ये कैसे। और आपको क्या लगता है कि सूर्य नहीं रोटेशन करता है, सूर्य भी रोटेशन करता है। तो मान के चलो कि ये आपकी ये सूर्य है, सूर्य भी अपने अक्ष पर घूमता है, अपने अक्ष पर घूमता है। पृथ्वी की भी घूर्णन होती है और इसकी घूर्णन गति भी हम आपको बताएंगे। ये आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे पुरानी वाली, उसमें दिया हुआ है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। तो देखो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए सूर्य के चक्कर लगाती है और यही दो गति हमें पढ़नी है। और इसका आभास इसलिए नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि इसकी निरंतरता यही मेन है। तो देखिए इसमें अगर हम देखें तो पृथ्वी की जो गतियां हैं, पृथ्वी की जो गतियां हैं वो दो है ना, दो है। आइए, सबसे पहली जो गति है वो घूर्णन गति है और ये डेली होता है, ये डेली है ना, ये डेली है। और इसे हम परिभ्रमण, कई बार हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि परिक्रमण है या परिभ्रमण है, तो इसको हम रोटेशन कहते हैं, रोटेशन मोशन कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसे क्या बोला जाता है, रोटेशन कहा जाता है। सीधे आप ऐसे मोशन क्यों लिखेंगे, रोटेशन कहा जाता है, सिंपल। और दूसरी जो गति है वो आपकी परिक्रमण गति है ना, परिक्रमण गति है। परिक्रमण गति को अंग्रेजी में देखें तो रिवॉल्यूशन कहा जाता है ना, रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो ये दो गतियां हैं। सबसे पहले हमारा आता है क्या, तो घूर्णन गति। और आइए अब हम घूर्णन गति देखेंगे कि ये क्या है, रोटेशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है। रोटेशन क्या होता है, आइए सबसे पहले तो ये एक दैनिक गति है। क्या है, ये दैनिक गति है, मतलब ये डेली डेली होता है और ये अपने अक्ष पर घूमते हैं। और पृथ्वी किधर घूमती है, तो ध्यान रखिएगा, ये अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर घूमती है, घूमती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर ये अपने अक्ष पर ये घूमती है। यहां तक क्लियर है। अब देखा जाए तो लगभग 1670 किलोमीटर, लगभग 1676 है या 70, लगभग इतना ही है ना। तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, प्रति घंटा की रफ्तार से ये घूमती है ना, प्रति घंटे की स्पीड से यह घूमती है। तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। तो ये एक बार जरूर देख लीजिएगा। 23 घंटे अगर हम देखें तो इसे एक सर्किल यानी कि घूर्णन करने में लगा समय इनका कितना होता है। तो घूर्णन करने में लगा समय अगर हम देखें तो कितना होगा, तो घूर्णन करने में जो लगा समय है लगभग 23 घंटा 56 मिनट, 23 घंटा 56 मिनट, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगता है। तो लगभग इसका क्या होगा, 24 घंटा होगा।
24 घंटा होगा। ये आप देख लीजिए 24 घंटा होगा। ये नहीं देखना है, अब बस ये देखना है कि घूर्णन गति से, अब ये नहीं, अब सीधे हेडिंग डालेंगे यहाँ पे घूर्णन गति के प्रभाव। मेन एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है कि क्या है गति, क्या घूर्णन गति के प्रभाव, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। तो घूर्णन गति के प्रभाव, और सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आता है, के प्रभाव। आखिर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है तो हमें ऐसा क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो सबसे पहला, दिन और रात, रात होना, यानी दिन रात बदलना, बदलते रहना, दिन रात बदलते रहना, कभी दिन फिर उसके बाद रात आएगा, फिर रात आएगा, फिर उसके बाद दिन आएगा, ये ध्यान रखिएगा। पृथ्वी अपने एक्सिस पे एक निश्चित दिशा में झुकी होती है। ऐसा नहीं होता है कि जिस तरह हम सोते हुए एक समय करवट लेते हैं फिर दूसरे तरफ करवट ले लेते, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी एक निश्चित झुकी हुई है और हमेशा उसी दिशा में झुकी रहती है, यह ध्यान रखिएगा। तो दिन रात होना यह पृथ्वी के घूर्णन है। ज्वार भाटा का दैनिक तथा अर्धदैनिक आवृत्ति, तो ज्वार भाटा का उत्पन्न होना, ज्वार भाटा का भी संबंध इससे है। कोरियोलिस बल है ना, कोरियोलिस बल भी आपका संबंध इसी से है। एक बार नोट करके देख लीजिएगा, एक सवाल आया था कि यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे, घूर्णन करना बंद कर दे, ना बंद कर दे तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो क्या होगा, तो यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो एक तरफ दिन ही रह जाएगा, एक तरफ दिन, और दूसरी ओर रात ही रह जाएगी, दूसरी ओर रात ही रह जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो एक तरफ दिन, दूसरी ओर रात, यानी कि अब भाई जाहिर सी बात है कि अगर ये घूर्णन करना बंद कर दे तो आप भी जानते हैं कि एक तरफ दिन ही दिन रह जाएगा और एक तरफ रात ही रात रह जाएगी। जिधर दिन होगा वहां का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि पूछिए मत, रहना असंभव हो जाएगा, जीवन असंभव हो जाएगा, और एक तरफ एकदम ठंडा हो जाएगा तब भी रहना असंभव हो जाएगा। तो ये दो है, ये दो तरीका है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो ये एक बार सवाल एक जो है लोक सेवा आयोग का ही प्रश्न है, तो इसमें ये पूछा गया है और ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इससे सवाल। और देखिए हवाओं की धाराओं की दिशा बदल जाती है, चूंकि कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है ना। कोरियोलिस बल से क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं या धाराएं अपनी दाईं ओर मुड़ जाएंगी और दक्षिण गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाएंगी। तो ये चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे परिक्रमण गति। परिक्रमण गति, और सबसे ज्यादा सवाल परिक्रमण गति से हमें देखने को मिलता है क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, और अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यदि पृथ्वी झुकी ना होती, सीधी होती, तो क्या होता। तो सूर्य का प्रकाश फिक्स था, एक जगह पड़ता, चाहे पृथ्वी कितना भी सूर्य के चक्कर लगा देती। अगर पृथ्वी का झुकाव नहीं है तो सूर्य का प्रकाश लगभग सभी जगह समान रूप से देखने को मिलता, और जब सभी जगह से समान रूप से देखने को मिलेगा तो भाई एक जैसा मौसम, एक जैसी ऋतु रहेगी। लेकिन झुकाव सबसे बड़ा है ना, पृथ्वी के पास एक सबसे बड़ा है कि इसका झुकाव इतना अच्छा है कि हमें इतने तरह के मौसम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अपने अक्ष पर यानी एक्सिस पर झुकी हुई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है
जिसे हम क्या कहते हैं, तो जिसे हम परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं। ये सूर्य के चक्कर, जैसा कि हमने आपको एक वीडियो दिखाया उसमें हमने दिखाया है। और ये चक्कर कैसे लगाएगी, दीर्घ वृत्ताकार। क्या है, दीर्घ वृत्ताकार, वृत्ताकार ये रूप से ये चक्कर लगाती रहती है, लगाती रहती है। यहां तक क्लियर है। अब जैसे देखा जाए तो इसमें कितना समय लगता है, तो 365 दिन सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में, सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में, है ना, चक्कर लगाने में 365 दिन, 365 दिन, और एग्जैक्ट 365 दिन तो होता नहीं है, इससे 6 घंटा ज्यादा ही होगा। 5 घंटे 48 मिनट, 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड होता है। यानी टोटल अगर हम देखें तो 365 दिन 6 घंटा लगभग हमें देखने को मिलता है। 365 दिन 6 घंटा हमें देखने को मिलता है। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब जैसे देखा जाए तो कभी कभी अधिवर्ष पूछा जाता है, लीप ईयर पूछा जाता है। अब ये लीप ईयर यही है। लीप ईयर अक्सर आप देखोगे तो लीप ईयर क्या है, इसे अधिवर्ष कहते हैं। लीप वर्ष क्या है, तो लीप वर्ष में यही तो है कि हर 4 वर्ष पर आप जान रहे हो कि 24, देखो 365 दिन तो होना है, लेकिन हर 4 साल अगर 6 घंटा, यानी 6 घंटा 6 घंटा 4 वर्ष आप देखोगे तो कितना होगा, 6 चौके 24 घंटा हो गया ना 4 वर्ष तक। 24 घंटा का मतलब 1 दिन। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो 28 फरवरी का समय होता है हर 4 साल पे 29 फरवरी हो जाता है, यानी लीप ईयर हो जाता है। यहां तक क्लियर है ना। यही लीप ईयर कहा जाता है। प्रत्येक चौथे वर्ष हमें अधिवर्ष देखने को मिलता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अधिवर्ष देखने को मिलता है। अब चलो, ये मेन मैटर नहीं करता, ये सवाल यहां से नहीं पूछता। सवाल आपका यहाँ पे किससे पूछेगा, तो ये ध्यान रखिएगा सवाल क्या है। तो यहाँ पे रुक जाइए, पृथ्वी की गतियां, तो ये आप डाल ही दीजिए हेडिंग, क्योंकि आपका टॉपिक वही है ना। ये देख लीजिएगा। अब मेन हमें ये नहीं देखना है, मेन हमें इसका प्रभाव देखना है। तो परिक्रमण गति का प्रभाव, परिक्रमण गति का प्रभाव, गति का प्रभाव। अब आप देखिए इसका प्रभाव क्या है। तो परिक्रमण गति का प्रभाव यानी कि जो सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगा रही है, तो देखो दिन रात का छोटा होना, देखो दिन रात का छोटा या बड़ा होना, छोटा या बड़ा होना, या बड़ा होना। तो दिन रात का छोटा या बड़ा होना, यानी कि कभी कभी दिन छोटा होगा, क्योंकि देखो सूर्य का प्रकाश, चूंकि पृथ्वी का झुकाव ही ऐसा है कि कहीं पर प्रकाश सीधा पड़ता है, कहीं पर तिरछा। तो जहां सीधा पड़ेगा दिन बड़ा होगा, तिरछा पड़ेगा दिन छोटा होगा। तो दिन रात का बड़ा या छोटा होना यह परिक्रमण गति से होता है। दूसरा ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन इसमें भी आप देख सकते हो, है ना, ऋतु परिवर्तन। फिर तीसरा आप देखोगे, ऋतु परिवर्तन के बाद आप देखोगे तो कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण, कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण, मकर रेखा का निर्धारण, क्योंकि अंतिम में कर्क ही और मकर रेखा है जो अंतिम रूप से सूर्य का प्रकाश लंबवत होता है। इसके ऊपर तो कभी सूर्य का प्रकाश लंबवत होगा ही नहीं, हमेशा तिरछा पड़ेगा। इसीलिए कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगभग साल में एक बार तो कभी न कभी सूर्य का प्रकाश लंबवत हुआ होगा। जैसे कर्क रेखा पर 21 जून को और 22 दिसंबर को मकर रेखा पे, इसके ऊपर कभी भी सूर्य लंबवत नहीं होता है। इसीलिए तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन छोटा रात होता है
और इसको उत्तरी अयनांत कहते हैं, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के सीध में होता है, और जब कर्क रेखा मकर रेखा के सीध में सूर्य होता है तो उसको दक्षिणी अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को होता है। उस दिन दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और छोटी रात होती है, और उसके अपोजिट में हमारे उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन और बड़ी रात होती है। और 21 जून को अपोजिट में आप देखोगे तो दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, तो छोटा दिन और बड़ी रात होगी, लेकिन हमारे यहाँ तो क्या होगा, बड़ा दिन और छोटी रात होती है। तो सब चीजें अपोजिट में देखने को मिलता है। इसी के कारण सूर्य का प्रकाश सीधा, सूर्य का प्रकाश सीधा और तिरछा पड़ता है, तिरछा होता है। अगर ये नहीं होगा तो ऐसे तिरछा और सीधे का मेन कारण क्या है, इसी के थ्रू हमें विषुव देखने को मिलता है, इक्विनॉक्सेस देखने को मिलता है ना, उपसौर और उपसौर की स्थिति होती है। तो इसी के कारण आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखिएगा, 5वां नंबर उपसौर और अपसौर की स्थिति होती है, उपसौर और अपसौर की स्थिति, यानी कभी सूर्य नजदीक आ जाता है, कभी सूर्य दूर चला जाता है। फिर छठवां आता है ध्रुवों पर 6 महीने दिन, ध्रुवों पर 6 महीने दिन, ध्रुवों पर 6 माह दिन और 6 माह रात होती है। ये आप देख लीजिएगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये सब इम्पैक्ट है ना, ये सब इम्पैक्ट है। ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, आखिर क्यों 6 महीने दिन 6 महीने रात, आइए हम इस पर पूरा देखते हैं। स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर 21 दिसंबर की बात करेंगे, है ना, ये 21 नहीं 22 दिसंबर की बात करेंगे। 22 दिसंबर को क्या होगा स्टूडेंट्स, तो उस समय सूर्य कहां पर लंबवत चमकता रहेगा, तो ऐसे देखो ये सूर्य है, तो उस समय जो पृथ्वी का झुकाव किधर की तरफ होता है, तो पृथ्वी का झुकाव किधर होगा, तो पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध का झुकाव, दक्षिण गोलार्ध का झुकाव सूर्य की ओर होता है। झुकाव किधर होता है, सूर्य की ओर होता है। अब आप ही बताओ कि जब दक्षिण गोलार्ध का झुकाव सूर्य की ओर होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये विषुवत रेखा है, तो सूर्य का प्रकाश लंबवत किधर पड़ेगा, दक्षिण गोलार्ध में, यानी कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगा, है ना, कर्क या मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगा। तो सूर्य का प्रकाश लंबवत जो है दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पे पड़ता है, इसीलिए इसे हम दक्षिण अयनांत कहते हैं, दक्षिण अयनांत कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, अयनांत कहते हैं। तो अब देखो, इस समय 6 माह ध्रुवों पर 6 माह ध्रुवों पर दिन होगा, ध्रुवों पर दिन होता है, क्योंकि इस समय सूर्य लंबवत दक्षिण गोलार्ध में, यानी सूर्य का झुकाव दक्षिण गोलार्ध का सूर्य की तरफ है। अब पृथ्वी घूमती जाएगी, अब यहां पहुंची, तो इसको इक्विनॉक्सेस कहते हैं। इक्विनॉक्सेस का मतलब कि इसमें न उत्तरी गोलार्ध का झुकाव सूर्य की तरफ है, न दक्षिणी गोलार्ध का, सभी जगह प्रकाश बराबर जा रहा है, इसीलिए इस दिन रात बराबर होता है। और आपको भी पता है कि ये अब कब आएगा, 21 मार्च। तो घूमते घूमते देखो, ऐसे ही घुमा हुआ था पृथ्वी इधर की ओर, अब देखो घूमते घूमते यहाँ आया, तो झुकाव कहीं नहीं है, सभी जगह, और सूर्य का प्रकाश जो लंबवत है वो विषुवत रेखा पे पड़ा। अब फिर पृथ्वी वही झुकाव है, देखो झुकाव एक ही तरफ है स्टूडेंट्स, इधर भी झुकाव इधर है। अब घूमते घूमते पृथ्वी यहाँ आई, तो इस समय झुकाव अब किधर है, उत्तरी गोलार्ध का झुकाव, ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध का झुकाव 21 जून या फिर सीधे कहेंगे कि इस समय उत्तरी गोलार्ध का झुकाव सूर्य की ओर है।
तो प्रकाश कहाँ पड़ेगा? कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगा। और उत्तरी गोलार्ध में इस समय 6 माह ध्रुवों पर दिन रहेगा। 6 माह ध्रुवों पर क्या रहेगा? दिन रहेगा। लेकिन दक्षिणी ध्रुवों पर 6 महीना रात रहता है। तो इस तरीके से है कि किधर झुका, फिर पृथ्वी इधर ही झुकी हुई है, देखो एक ही तरफ झुकी, फिर घूमते 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 सूर्य का प्रकाश कहाँ है? तो एकदम विषुवत रेखा पे। क्यों? क्योंकि इस समय ना उत्तरी गोलार्ध का झुकाव है ना दक्षिणी गोलार्ध का झुकाव है, जिससे कि दिन रात इधर बराबर रहता है। और इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम शरद विषुव कहते हैं, ऑटमन इक्विनॉक्सिस कहते हैं। और ऐसा समय आता है सितंबर में। फिर सितंबर में धीरे धीरे अब सूर्य दक्षिण गोलार्ध चला गया, तो यानी दक्षिणी अयनांत। इसको क्या कहते हैं? उत्तरी अयनांत कहते हैं, अयनांत कहते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले सूर्य ऐसे था, यानी दक्षिण गोलार्ध की तरफ सूर्य का मुंह था। फिर घूमते घूमते ऐसे ही आया, तो अब कहीं मतलब सब जगह बराबर है। फिर ऐसे ऐसे घूमते ऐसे आया, तो इस समय उत्तरी गोलार्ध का जो फेस है वो सूर्य की तरफ है। फिर आया, कहीं नहीं है, बराबर है सब जगह। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, क्लियर है? तो ये आपका 22 दिसंबर, ये आपका 21 मार्च, इसे हम क्या बोलते हैं? बसंत विषुव कहते हैं, यानी कि इसे स्प्रिंग इक्विनॉक्सिस कहते हैं। इस दिन दिन रात बराबर होता है। ये 21 जून है, उत्तरी अयनांत है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिलेगा, तो दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी 21 जून को, है ना। अब देखो, इसको क्या कहते हैं? बसंत विषुव कहते नहीं, इसे शरद विषुव कहते हैं, शरद विषुव कहते हैं। और इस दिन 23 सितंबर को एकदम विषुवत रेखा पर लंबवत होगा सूर्य का प्रकाश। तो विषुवत रेखा पे 2 बार सूर्य क्या होता है? लंबवत होता है स्टूडेंट्स, है ना। तो ये एक बार जरूर देख लीजिएगा, है ना। तो ये आपका इम्पैक्ट है। अगर मैं अपनी स्टाइल में बताऊं तो देखो, ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है ना, ये हमारी पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है। तो इसका मतलब सूर्य का प्रकाश दक्षिण गोलार्ध में। फिर ये घूमते घूमते तो ऐसे आई, तो इस समय कहीं झुकाव नहीं है, सब जगह बराबर पड़ रहा है। फिर घूमते घूमते इस समय फेस कहाँ पे है? तो इस समय फेस उत्तरी गोलार्ध में है ना। तो ये आपका ये उत्तरी अयनांत है, उत्तरी अयनांत। और उत्तरी अयनांत में कर्क रेखा पर जो लंबवत होता है वो 21 जून को। फिर सूर्य यहाँ आया, इस समय भी कहीं झुकाव नहीं है, सब जगह बराबर है। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ये क्या कहा गया है, आखिर उपसौर अपसौर क्या है? तो देखो, उपसौर में जनवरी में उपसौर देखने को मिलता है। अब देखो ऐसे, ये देखो सबसे नजदीक, देखो इस समय अभी मैं आपको दिखाऊंगी, सबसे नजदीक पृथ्वी सूर्य के कब होती है? तो यहाँ पे उपसौर के पोजीशन में, उपसौर में सबसे नजदीक होती है और ये जनवरी में। कहाँ पे है? जनवरी में, है ना, जनवरी में। कब है? जनवरी में है। और अपसौर जो होगा, तो आप देखो अपसौर जो होता है वो कब होगा? तो आपका जुलाई में। तो सबसे ज्यादा दूर कब होगी? जुलाई में, और सबसे नजदीक जनवरी में। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि मैम, जब जनवरी में पृथ्वी जो है सबसे ज्यादा सूर्य तप प्राप्त कर रही है, यानी कि सबसे करीब है, तो आखिर क्यों हम उस समय जनवरी में हमें ठंडी का अनुभव होता है? तो ये आप भी जानते हो कि उस समय जो सूर्य पृथ्वी का जो झुकाव है, उस समय दक्षिण गोलार्ध का झुकाव सूर्य की तरफ है। ठंडी के समय में जनवरी में दक्षिण गोलार्ध का झुकाव सूर्य की तरफ है। उत्तरी गोलार्ध पर जो प्रकाश आता है वो तिरछा आता है। तो ये सब कारण पृथ्वी के झुकाव की वजह से, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो कुल मिलाकर के यही था, बहुत कम समय में हमने ये प्रयास किया है कि आपको चीजों को समझाया जाए। तो 2 विषुव होते हैं, विषुव मतलब इक्विनॉक्सिस, जब दिन रात बराबर होता है। उस समय सूर्य की तरफ ना ही उत्तरी गोलार्ध का झुकाव है ना दक्षिणी गोलार्ध का झुकाव है, सभी जगह प्रकाश बराबर है, तो दिन रात बराबर है ना। लेकिन और ये कब होता है? बसंत विषुव और शरद विषुव। शरद विषुव 23 सितंबर लगभग और बसंत विषुव 21 मार्च। विषुवत रेखा पर 2 बार सूर्य का प्रकाश लंबवत होता है, ये ध्यान रखिएगा। जबकि एक बार कर्क रेखा पर, और इसी से कर्क और मकर रेखा का झुकाव की वजह से जो है कर्क और मकर रेखा का भी निर्धारण हुआ है। तो ये था।
तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दृष्टि के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए धन्यवाद।